प्यारे बच्चों, हम अपनी पहली किताब का पहला पाठ तैयार करेंगे। आज हमारे पहले पाठ का नाम है पहली किताब के शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध जो वास्तव में युद्ध नहीं होता है, जहाँ पे गोली बारूद बंदूकों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि विचारों से एक दूसरे को छोटा साबित करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति को हम कहते हैं शीत युद्ध। जब तनाव की स्थिति होती है मगर वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा होता तो वो क्या कहलाता है? शीत युद्ध। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तविक युद्ध होने के आसार बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये शीत युद्ध किन किन के बीच में हो रहा था? ये शीत युद्ध दो पक्षों के बीच में हो रहा था, दो देशों के बीच में हो रहा था, दो बड़े बड़े ताकतवर देशों के बीच में हो रहा था। और ये दोनों ताकतवर देश थे, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो शीत युद्ध था वो कौन से दो पक्षों में लड़ा जा रहा था? वो लड़ा जा रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब अमेरिका ने समर्थन किया पूंजीवादी विचारधारा का, सोवियत संघ ने समर्थन किया साम्यवादी विचारधारा का। अब मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे जवाब भी देंगे। वैसे हम इस पे मैं खुद भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस बारे में मैं भी बताऊँगी, मगर आप लोग भी मुझे जवाब दे के भेजेंगे कि पूंजीवादी विचारधारा क्या होता है और साम्यवादी विचारधारा क्या होता है। क्यों इन विचारधाराओं में ऐसी क्या बात थी कि इन विचारधाराओं के पीछे दो देश आपस में एक दूसरे के साथ तनाव का माहौल बना बैठे थे। पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व होता है। सरकार गैर ज़रूरी तरीके से कभी भी निजी स्वामित्व वाले कामों में दखलंदाजी नहीं करती है। जैसे कि 5 लोगों ने या 10 लोगों ने इकट्ठे होके फैक्ट्री लगा के जो भी उसको टैक्स देना था वो उसने सरकार को दिया और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो उसने आपस में बांट लिया। यहाँ पे सरकार ने दखलंदाजी नहीं की, यहाँ पे सरकार ने गैर ज़रूरी दखलंदाजी नहीं की। अगर उसको टैक्स नहीं मिलता तो सरकार जो है वो ज़रूरी दखलंदाजी करती। अब आते हैं हम साम्यवाद पे। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद में एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का मालिकाना हक किसका होगा? सरकार का होगा। फैक्ट्री में जो मजदूर काम करेंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? सरकार करेगी। फैक्ट्री में जो सामान बनेगा उसको मार्केट तक कौन भेजेगा? सरकार भेजेगी। उस फैक्ट्री के उत्पादन से, उस सामान को बेचने से जो भी फ़ायदा होगा उसको पहले कौन अपने कब्जे में करेगा? सरकार करेगी। और सरकार फिर उस फ़ायदे को, उस प्रॉफिट को, उस बेनिफिट को लोगों के बीच में बांटेगी। तो यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक किसका हस्तक्षेप रहा? सरकार का हस्तक्षेप रहा, सरकार की दखलंदाजी रही। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्वामित्व के प्रत्येक स्तर पे, उत्पादन के साधनों पे सरकार का ही आधिपत्य, सरकार का ही अधिकार रहता है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? साम्यवादी व्यवस्था। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ, सड़क बनाना, घर बनाना, खेती करना, अनाज बांटना, सब कुछ किसके कंट्रोल में रहता है? सरकार के कंट्रोल में। सरकार ही डिसाइड करती है कहाँ से क्या शुरू किया जाएगा, किस चीज़ में कितना किसको क्या हिस्सा मिलेगा। तो ये था अमेरिका और सोवियत संघ का जो आपस में तनाव था, किस विचारधारा को लेके था? साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा को लेके। अमेरिका जो था वो निजी स्वामित्व का समर्थन करता था और सोवियत रूस जो था वो सरकार के स्वामित्व का समर्थन करता था। अमेरिका कहता था पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे ज़्यादा अच्छी है जिससे देश की तरक्की होती है, और रूस कहता था साम्यवादी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी और खाने की गारंटी, शिक्षा की गारंटी मिलती है। अब हम आते हैं कि दोनों देश दुश्मन कैसे हो गए, ये देखते हैं। तो बेटा पहला जो विश्व युद्ध हुआ था
अब हम लड़ाई के बारे में बात कर ही रहे हैं, युद्ध के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में हुआ था, जिसकी समाप्ति 1918 में हो गई थी। उसके बाद हालातों को देखते देखते आपस में तनाव बढ़ते बढ़ते 1939 में फिर से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी समाप्ति हुई थी 1945 में। जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दो पक्ष थे जो आपस में लड़ रहे थे, दो खेमे थे। पहला खेमा था मित्र राष्ट्रों का और दूसरा खेमा था धुरी राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्र खेमे में थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ध्यान से सुनेंगे, पहले खेमे में मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। दूसरा जो खेमा था वो था धुरी राष्ट्र का। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, जापान और इटली। धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। अब देखिए आप लोग, मित्र राष्ट्र खेमे में अमेरिका और सोवियत संघ इकट्ठे होके धुरी राष्ट्र खेमे के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों एक ही खेमे में लड़ रहे हैं दूसरे खेमे के खिलाफ। फिर देखते हैं धीरे धीरे आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों में दुश्मनी उत्पन्न हो गई, दोनों एक दूसरे की विचारधाराओं से बिल्कुल असहमत हो गए। जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ, शायद वो ख़त्म नहीं होता अगर अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमले ना किए होते। अमेरिका ने 1945 में जापान के दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए। उन परमाणु बमों का नाम था लिटिल बॉय और द फैट मैन। द लिटिल बॉय, द फैट मैन, ये उन दो परमाणु बमों के नाम थे जो अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराए थे। अब 1945 के ठीक बाद दोनों ही महाशक्ति के रूप में उभरे। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए महाशक्ति के रूप में उभरा और सोवियत संघ साम्यवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए महाशक्ति के रूप में उभरा। दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन कर रहे थे और अपनी अपनी विचारधाराओं को पूरी दुनिया के लिए आदर्श विचारधारा बनाना चाहते थे, आदर्श पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम बनाना चाहते थे। और अपनी अपनी सोच को आदर्श बनाने के चक्कर में दोनों ही देशों ने आपस में तनाव को मोल ले लिया था। तो चलिए हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हमारा इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, जो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको द्वीपीय देश कहते हैं। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो पड़ोसी देश था अमेरिका का। लेकिन अमेरिका का पड़ोसी देश होने के बावजूद वो दोस्ती सोवियत संघ से रखता था। अब क्योंकि वो सोवियत संघ का दोस्त था, तो सोवियत संघ ने जब सैनिक अड्डे स्थापित करने चाहे तो क्यूबा ने उसको मना नहीं किया। और 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे बना लिए। उन सैनिक अड्डों में वो परमाणु परीक्षण वगैरह कर रहा था, हथियारों का निर्माण करने की नई नई टेक्निक्स ढूंढ रहा था। और उसने 1962 में वहाँ पे क्यूबा में अपनी मिसाइलें भी तैनात कर दी थी। क्योंकि अमेरिका का पड़ोसी देश था क्यूबा, तो अमेरिका को डर लगा कि सोवियत संघ अगर क्यूबा से मेरे ऊपर हमला करेगा तो ज़्यादा जल्दी से कर पाएगा मेरे ऊपर चोट, और मैं जो है मेरे को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ ने ऐसी हरकत की हुई है कि उसने क्यूबा में अपने मिसाइल जो है तैनात कर रखे हैं, अपना सैनिक अड्डा उसको बना रखा है। 3 हफ्ते बाद जब अमेरिका को पता चला ये सब, तो उसने सीधा सोवियत संघ को चेतावनी दे डाली कि या तो मेरे पड़ोसी देश से तुम लोग चले जाओ, अपने सैनिक अड्डों को हटा लो, नहीं तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।
अब सोवियत संघ भी जानता था कि अगर लड़ेंगे तो दोनों ही तरफ बराबर का नुकसान होगा, तो ये है नहीं कि मैं भी फ़ायदे में रहूँगा अगर लड़ लेता हूँ तो। और अमेरिका भी जानता था अगर लड़ाई होगी तो दोनों ही तरफ नुकसान होगा और पूरी दुनिया भी फिर से एक महायुद्ध के चपेटे में आ जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका को लगा कि ये मेरे ऊपर जो है सोवियत संघ मेरे पड़ोसी देश में आके मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो उसने चेतावनी दे डाली कि या तो तुम लोग अपना साजो सामान सैनिक जो है वो यहाँ से हटा लो या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहो। सोवियत संघ को भी पता था कि अगर लड़ाई हो जाएगी तो दोनों ही पक्षों में भारी नुकसान होगा। अगर युद्ध होता है, अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी जान और माल की बहुत हानि उठानी पड़ेगी। आखिरकार सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे हटाने का डिसाइड किया और वो अपने कदम पीछे हटा ले गया, जिसकी वजह से क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसी स्थिति थी जो अगर सही साबित हो जाती, सही का मतलब है अगर परिणित कार्य रूप में बदल जाती तो दुनिया तीसरा विश्व युद्ध भी देखती। और इस पॉइंट को, ये क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन से उसको कहा जाता है, तो हम बोलेंगे क्यूबा मिसाइल संकट को। अब इसी में बेटा एक चीज़ है, एक वर्ड है अपरोध। क्वेश्चन आ सकता है कि अपरोध की परिभाषा दीजिए। अपरोध का शाब्दिक अर्थ है रोक व संतुलन। रोक मतलब इस तरीके से रोकना नहीं है कि मैंने हाथ दिखा दिया और वो चीज़ रुक गई, नहीं। अपने आप को इतना ताकतवर बना लेना कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही तुम्हारे ऊपर हमला करने से रुक जाए और तुम उसके साथ संतुलन की स्थिति में रहो। तो अपरोध का शाब्दिक अर्थ है रोक व संतुलन। शक्ति को इस हद तक पा लेना कि सामने वाला लगे कि ये तो मेरे बराबर की टक्कर का है, यानी कि संतुलित है, और अगर मैं इसके ऊपर हमला करूंगा तो मेरे ऊपर भी बराबर की मार पड़ेगी। ये भाव जो है उसको तुम पे हमला करने के लिए रोकेगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। 1945 में जैसे ही जापान के ऊपर परमाणु हमला हुआ, दोनों देश जो इकट्ठे होकर एक पक्ष में लड़ रहे थे, दोनों देशों ने वैचारिक रूप से अपने आप को अलग अलग कर लिया और यहीं से शुरू होता है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। पहला ध्रुव पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक अमेरिका, दूसरा ध्रुव साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक सोवियत संघ। अब जो है दोनों ने ही अपनी ताकत को बढ़ाने चढ़ाने के लिए गठबंधन वगैरह शुरू कर दिए कि जो है सारे जो कोई देश मेरे पक्ष में आएगा तो कोई देश अमेरिका के पक्ष में चला गया। दोनों ने ये शुरू कर दिया था, अपनी जो है गठबंधन की नीति चालू कर दी थी और उन्होंने दुनिया के देशों के सामने ये चीज़ फेंक दी थी कि मेरे पक्ष में रहोगे, सोवियत संघ के पक्ष में रहोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वहीं अमेरिका ने ये कर लिया था कि मेरे पक्ष में रहोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब नए नए आज़ाद होने वाले छोटे देशों को अब जो है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने नए नए देशों को अपने साथ शामिल करने के लिए संधियां शुरू कर दी, संधियां बनाना शुरू कर दिया। पश्चिमी गठबंधन की जो संधि थी, पश्चिमी गठबंधन यानी कि अमेरिका की जो संधि थी वो कहलाई नाटो। नाटो की शुरुआत 1949 में हुई थी। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में इसके कुल 12 सदस्य थे, यानी कि पूंजीवादी खेमे में कुल दुनिया के कितने सदस्य शामिल हो गए थे? 12 सदस्य शामिल हो गए थे। नाटो जैसी संधि का पूंजीवादी अमेरिका को जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी अपनी एक संधि चला दी जिसका नाम उसने रखा वार्सा पैक्ट। ठीक है, नाटा की शुरुआत 1949 में हुई थी। वार्सा पैक्ट की शुरुआत 1955 में सोवियत संघ ने की।
और जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था दुनिया के कौन से भाग पे पड़ रहा था इस तनाव का असर? यूरोप वाले भाग पे, यूरोपीय भाग में पड़ रहा था। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का ज़्यादा दबदबा था, मतलब कि पूर्वी यूरोप में जितने भी देश शामिल थे वो ज़्यादातर सोवियत संघ के पक्ष में थे, और पश्चिमी यूरोप में जो देश शामिल थे वो ज़्यादातर अमेरिका के पक्ष में थे। अब जो है वो टाइम ऐसा था जब भारत जैसे और भी बहुत सारे देश थे दुनिया में जो आज़ाद हुए थे। तो उन देशों को, उन नए नए आज़ाद हुए देशों को लगता था हम अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, दूसरे देशों के चंगुल से हम लोग फंसे हुए थे, उससे हम लोग मुक्त हुए हैं। अगर हम फिर से किसी खेमे में शामिल हो जाएंगे, पूंजीवादी या साम्यवादी जिस भी खेमे में शामिल हो जाएंगे, फिर हमें उसी की बात माननी पड़ेगी। तो हम फिर से वही कठपुतली बन के रह जाएंगे, दूसरों की बात मानेंगे और दूसरों के अनुसार अपने काम करेंगे, यानी कि हम फिर से नई गुलामी की जंजीर में जकड़े चले जाएंगे। तो ऐसे तो फिर हमारे आज़ाद होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी विचार मंथन में एक तीसरी नई विचारधारा निकल कर आई थी जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता। गुट यानी कि दो गुट थे ना, एक तो पश्चिमी खेमा था, पूंजीवादी खेमा था अमेरिका का, दूसरा पूर्वी खेमा था, साम्यवादी खेमा था रूस का। इन दो गुटों से हटते हुए एक तीसरी विचारधारा आई थी, गुट निरपेक्षता। निरपेक्ष का मतलब होता है जो निरपेक्ष होता है, किसी के साथ नहीं होता, जो सही को सही और गलत को गलत कहता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, उसको कहते हैं निरपेक्ष। तो नए आज़ाद हुए देशों ने एक तीसरी विचारधारा शुरू की, गुट निरपेक्षता, यानी कि वो ना तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल होंगे, ना ही अमेरिका के खेमे में शामिल होंगे। वो अपनी एक तीसरी राह चुनेंगे और उसी के ऊपर चलेंगे। जब भी ज़रूरत होगी वो दोनों ही देशों के साथ मित्रता बना के रखेंगे, दोनों ही संघों के, दोनों ही गुटों के साथ मित्रता बना के रखेंगे। अब इसमें बेटा क्वेश्चन आता है कि जो नए नए छोटे छोटे देश आज़ाद हो रहे थे, क्यों चाहते थे कि ये जो छोटे छोटे देश आज़ाद हो रहे हैं, बड़े देश आज़ाद हो रहे हैं, इनको हम अपने पक्ष में शामिल कर लें। हाँ, हम भी सोचते हैं ना, जब हमारी लड़ाई होती है तो हम भी सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे ही पक्ष में बोलें। तो इसी तरीके से प्रत्येक देश भी ये सोचता है कि दुनिया के ज़्यादातर देश जो है वो उसके पक्ष में ही रहें ताकि उसकी ताकत बढ़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि छोटे छोटे देशों ने अमेरिका या सोवियत संघ क्यों चाहते थे कि नए नए आज़ाद हो रहे छोटे छोटे देश जो है वो उन्हीं के साथ आके मिल जाएं, उन्हीं के गुट में शामिल हो जाएं। वो ऐसा बहुत सारे कारणों से चाहते थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि वो अपनी शक्ति प्रदर्शित करते कि देखो मेरे पीछे कितने सारे देश खड़े हैं और तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है। दूसरा कारण ये था कि ये नए नए छोटे छोटे जो देश थे ये तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे अपने संसाधनों का प्रयोग करने के लिए। तो तकनीक का लालच देकर इन देशों के संसाधनों का इस्तेमाल ये बड़े देश कर सकते थे। तीसरा कारण ये था कि उनकी ज़मीन मिल जाती इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। चौथा कारण था कि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ की जनसंख्या मिल जाती है अपनी सैनिक संख्या बढ़ाने के लिए। पांचवा कारण ये था कि ये देश तो अनजान थे तकनीक क्या होती है, तो इनके संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इनको फिर से एक मुद्दा मिल जाता। जैसे कि ईरान इराक में देखो, वहाँ पे तेल के कुएँ थे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि हम तेल कैसे निकालें। इस टेक्निक का इन बड़े देशों ने यूज़ किया और कहा कि हम तुम्हें टेक्निक दे रहे हैं तो तुम अपने ऑयल का कुछ परसेंटेज हमें दोगे। इस तरीके से ये डबल फ़ायदा उठा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जो इन देशों को ये बड़े बड़े गुट अपने साथ शामिल करना चाहते थे। तो इन देशों ने लगा कि हम तो फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे और इन देशों ने तीसरा एक रास्ता अपनाया जिसको बोल रहे थे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इस दो खेमे की लड़ाई को, इस दो ध्रुवीयता को, जिस
से चुनौती मिली, जिससे उनको थोड़ी टक्कर मिली, वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता जाहिर सी बात है उन देशों ने चलाई थी जो नए नए देश आज़ाद हुए थे। ऐसे देशों में एशिया के और अफ्रीका के देश ज़्यादा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो युगोस्लाविया नाम का एक देश है, उसके एक नेता थे जिसका नाम था जोसेफ ब्रांच टीटो, जोसेफ ब्रांच टीटो। दूसरा जो जाता है श्रेय वो भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय के थे वो जवाहरलाल नेहरू, उनको जाता है। तीसरा जो श्रेय जाता है वो मिस्र नामक एक देश के जो नेता थे गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। इन तीन मुख्य लोगों को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। हुआ ये था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कैसे शुरुआत हुई, हुआ ये था 1956 में एशिया के बहुत सारे देश के नेताओं ने और अफ्रीका के बहुत सारे देश के नेताओं ने एक सम्मेलन करने की सोची थी कि क्यों ना हम लोग जो है एक सम्मेलन करें। 1956 में उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग जो है एक सम्मेलन करते हैं और उस सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे नक्रुमा, ये दो नेता थे जिन्होंने इन तीन नेताओं की, जिनकी ऊपर बात मैंने बताई है, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर खान, इन्होंने जो है इन तीनों की बात का पूरा समर्थन किया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अच्छी विचारधारा है। हमें जो है इन महाशक्तियों की वो बनने के, इनके महाशक्तियों का फिर से हमें प्यादा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से ये हमें चलाएंगे उस तरह से हम चलेंगे। हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना अस्तित्व है और हम अपने अस्तित्व को चलाने और बचाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1956 में सिर्फ समर्थन मिला था, सिर्फ एक विचार उत्पन्न हुआ था, एक डिसीज़न हुआ था कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करेंगे और लगभग स्थापना हो भी गई थी। और स्थापना के बाद जो पहला सम्मेलन इसका हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो सन 1961 में हुआ था। 1961 में एक बेलग्रेड नाम की एक जगह है, वहाँ पे इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसका पहला सम्मेलन जो था वो काफ़ी कामयाब रहा था और शुरू में जो थे 25 देश शामिल हुए थे। इसमें 25 देशों ने डिसाइड किया था कि वो ना तो पूंजीवादी खेमे के समर्थक रहेंगे ना ही साम्यवादी खेमे के समर्थक रहेंगे, वो अपना बीच का रास्ता चुनेंगे, जिसको बोला उन्होंने गुटनिरपेक्षता। अगर हम इसको देखें तो अपने आप को महाशक्तियों से बचाना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गुटनिरपेक्षता को बहुत सारे लोग तटस्थता भी कहते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब था किसी भी गुट में शामिल ना होना, मगर दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके विषय में अपने विचारों को रखना। और तटस्थता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना और दुनिया में जो भी घटना घट रही है वो घटने देना, कोई भी फर्क ना पड़ना, अच्छे को अच्छा ना कहना, बुरे को बुरा ना कहना, ये वाली स्थिति कहलाती है तटस्थता। हम घरों में भी देखते हैं, घर के कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या और भी कोई सदस्य होते हैं, कभी आपस में अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वो कोई भी दखलंदाजी नहीं करते, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कौन गलत है कौन सही है। तो उनका ये स्वरूप क्या कहलाता है? तटस्थता। वहीं जो और भी सदस्य हैं जो बीच बचाव करके बात को संभालने की कोशिश करें, दोनों ही पक्षों की बात को सुने, तो वो क्या कर रहे हैं? गुटनिरपेक्षता। अब इसमें जो है हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नाम का एक नया टॉपिक है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नव यानी कि नए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, जो विकास से आर्थिक स्तर से जुड़ा होता है उस तरीके की व्यवस्था। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ज़्यादातर देश कैसे थे? जो नए नए आज़ाद हुए थे, जो गरीब थे।
जिनको अभी नहीं पता था कि अपने पैरों पे किस तरीके से फिर से वो खड़े होएंगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू भी किया था। अब इन नए देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि वो गरीबी से कैसे छुटकारा पाएँ, तेज़ी से कैसे अपना विकास करें, ताकि अपने नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी करा सकें। अब ये सारे जो देश थे, गरीब देश, इनके पास समस्याएं इतनी ज़्यादा थी, इतनी सारी थी कि इन्हें किसी न किसी अमीर देश का सहारा चाहिए था। इन गरीब देशों की ज़रूरत को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मेलन हुआ और इन देशों के पक्ष में कुछ बातें कही गई कि इन गरीब देशों के साधनों संसाधनों पे, चीज़ों पे, सामानों पे जो बाहर का कंट्रोल है उसको हटा दिया जाए। इन गरीब देशों को अमीर देशों में आके व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। इनको जो है सस्ते दामों पे सामान दिया जाए और थोड़ा सा महंगे दामों पे इनसे सामान खरीदा जाए, ताकि इनको प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल जो है ये अपने देश के कल्याण के लिए कर सकें। और पूरी दुनिया के संसाधनों में इनको थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज दिया जाए, ताकि ये अपने विकास को तेज़ी से आगे बढ़ा सके। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जो मेन चीज़ ये थी कि गरीब देशों का जल्दी से जल्दी कैसे विकास किया जाए, और इसमें यूएनओ ने इन देशों का पूरा साथ दिया था। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। कि जब शीत युद्ध, इसका अर्थ यह है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने उसमें अपना क्या योगदान दिया या क्या भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों ही खेमों से दूरी बना के रखी थी। उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शीत युद्ध के दौरान भारत ना तो अमेरिका के पक्ष में था, ना ही सोवियत संघ के पक्ष में था। जब भी ऐसा लगा कि तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो भारत ने हमेशा बीच बचाव कराने का प्रयास ही किया। भारत ने हमेशा इस शीत युद्ध के दौरान ऐसे फैसलों को लेने की कोशिश की और ऐसे ही फैसलों का समर्थन किया जो गरीब देशों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए। और भारत ने कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी कि अमेरिका उसका दुश्मन बन जाए या सोवियत संघ उसका दुश्मन बन जाए। तो कुल मिला के कहें कि भारत ने शीत युद्ध में एक सकारात्मक भूमिका ही निभाई, तनाव को कम करने की ही कोशिश की, गरीब देशों का कल्याण करने की कोशिश की, और भारत गुटनिरपेक्षता का संस्थापक देश भी रहा। अब गुटनिरपेक्षता की जो है आलोचना भी की जाती है। कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता जो है एक सिद्धांत नहीं है, इसका कोई कभी पूंजीवादी खेमे की तरफ लुढ़क जाता है, कभी वो साम्यवादी खेमे की तरफ लुढ़क जाता है। पूरी दुनिया देखती थी कि भारत का जो झुकाव है, बेशक वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक रहा और सदस्य भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भारत का झुकाव जो था वो हमेशा सोवियत संघ की तरफ ही रहा, जिसका मुख्य कारण था 1971 में जो भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई थी, उस दौरान सोवियत संघ ने भारत की सहायता की थी। तो बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं अब आपको दूंगी। आप लोग सब मेरे को टेस्ट देके भेजेंगे।